हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम। आपका पाठ नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन, जिसकी पिछली क्लास में, ध्यान देना प्रिय छात्राओं, जिसकी पिछली क्लास में मैंने अम्ल क्षार के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में आपको मैं समझा रहा था कि रासायनिक जो होते हैं यानी अम्ल और क्षार के प्रमुख रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से हैं, और उसमें मैं आपको 2 रासायनिक गुणधर्मों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। नंबर 1 आपको समझाया, ध्यान देना, गौर देना, पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि अम्ल या क्षार धातु से क्रिया करके, अम्ल या क्षार धातु से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। नंबर 1 सामान्य गुण तो मैंने आपको यह समझाया कि अम्ल या क्षार, कोई भी अम्ल है या क्षार है, यह सामान्यतः धातुओं से क्रिया करके, किसके साथ क्रिया करके? धातुओं के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। और नंबर दूसरा बता दिया था कि अम्ल जो होते हैं धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। यानी अम्ल जो होते हैं धातु ऑक्साइडों के साथ, धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके अम्ल जो होते हैं धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। और मैंने कहा था कि भाई धातु ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति के? क्षारीय प्रकृति के। और जो अधातु ऑक्साइड होते हैं, अधातु ऑक्साइड क्षारों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। यानी अधातु ऑक्साइड जो होते हैं ये क्षारों के साथ क्रिया करके, किसके साथ क्रिया करके? क्षारों के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। और मैंने कहा था अधातु ऑक्साइड जो होते हैं ये कौन सी प्रकृति होते हैं? ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के होते हैं? अम्लीय। यानी धातु ऑक्साइड होते हैं क्षारीय प्रकृति के, और जो अधातु ऑक्साइड होते हैं ये होते हैं अम्लीय प्रकृति के। और साथ ही मैंने इनकी अभिक्रियाएं आपको समझाई। अगला नंबर 3 जो रासायनिक गुणधर्म है, नंबर 3 नहीं मैंने बताया था, इसमें कुल 4 रासायनिक गुणधर्म है। अम्ल और क्षारों के जो रासायनिक गुणधर्म है कुल कितने? 4 हैं, जिनमें से 2 के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में समझा दिया था। नया अगला 3 पॉइंट है वो आप नोट करना। और तीसरा इसका जो पॉइंट है वो है कि सभी अम्ल और क्षारों के जलीय विलयन, सभी अम्लों एवं क्षारों के जो जलीय विलयन होते हैं, बच्चों ध्यान देना, सभी क्षारों और अम्लों के जो जलीय विलयन होते हैं वो क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। यानी विद्युत कैसे होते हैं? सुचालक। और सुचालक का अर्थ होता है कि वे चालक जिनमें से विद्युत धारा क्या हो जाती है? आसानी से प्रवाहित हो जाती है, सुचालक कहलाते हैं। यानी जिनमें से विद्युत का क्या होता है? चालन होता है, या जो विद्युत का क्या करते हैं? चालन करते हैं, सुचालक कहलाते हैं। तो नोट कर लेना कि सभी अम्ल और क्षारों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं और इनका उपयोग विद्युत अपघटक के रूप में किया जाता है। तो नंबर 3 पॉइंट लिखना। 2 पॉइंट मैंने लिखा दिए। उसी प्रश्न में जो अपना प्रश्न चल रहा है अम्ल तथा क्षार के रासायनिक गुणधर्म वाला जो प्रश्न चल रहा है उसका 3 पॉइंट है। तो नोट करना अपनी नोटबुक में, तो बोर्ड तरफ नजर और ध्यान से समझना और नोट करना इसको कि सभी अम्ल और क्षारों के, सभी अम्लों व क्षारों के, सभी अम्लों व क्षारों के जलीय विलयन, सभी अम्लों व क्षारों के जलीय विलयन, कैसे विलयन? जलीय विलयन, सभी अम्लों व क्षारों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। कैसे होते हैं? विद्युत के कैसे होते हैं? सुचालक होते हैं। सुचालक का अर्थ मैंने बता दिया कि जिनमें से विद्युत धारा आसानी से क्या हो जाती है? प्रवाहित हो जाती है। तो बच्चों ध्यान देना, सभी अम्लों व क्षारों के जलीय विलयन विद्युत के कैसे होते हैं? सुचालक होते हैं। और इनका उपयोग यानी जो इनका उपयोग करते हैं, इनका उपयोग, ध्यान देना, इनका उपयोग नोट करना इस बात को, इनका उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। यानी इनका उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। आई भाषा में इनका उपयोग विद्युत अपघट्य, ध्यान देना, इनका उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है।
और विद्युत अपघट्य का मतलब जानते हैं, समझना कि विद्युत अपघट्य का मतलब विद्युत अपघटन यानी वे अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। वो अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। विद्युत अपघटन मतलब हो गया वो अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। वही बात हो गई वैज्ञानिक आरएनएस के अनुसार कि वे पदार्थ जलीय विलयन में H आयन देते हैं। अब HCl अम्ल है, H आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो H+ और OH क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो H धनायन और OH ऋणात्मक आयनों में क्या हुआ है, विभाजन हुआ कि नहीं हुआ। HCl H+ और Cl ऋणात्मक, Cl की संयोजकता किसमें होती है, माइनस में होती है। तो H+ H के ऊपर क्या आ जाता है संयोजकता प्लस, और प्लस Cl माइनस, संयोजकता किस में आ गई, माइनस में आ गई। तो वो क्या हो जाते हैं, विद्युत अपघट्य हो जाते हैं। विद्युत अपघटन यानी विद्युत अपघट्य के रूप में भी किया जाता है। इनका उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में, इनका उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। तो समझना तीसरा पॉइंट है, उसी प्रश्न में नोट करना जो प्रश्न मैंने आपको लिखा दिया था पहले, उसके 2 बिंदु लिखा दिए। प्रश्न लिखा कि अम्ल तथा क्षार के रासायनिक गुणधर्म लिखे, तो उसके 2 बिंदु मैंने पिछली वीडियो में स्पष्ट कर दिए थे। तीसरा बिंदु ये है, तो उसी में इस प्रश्न को उत्तर को नोट करना है, इस तीसरा पॉइंट डाल के। तो सभी अम्ल व क्षारों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं और इनका उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। ओके, अगला पॉइंट है, इसमें ध्यान देना कि अम्ल तथा क्षार जो होते हैं जब परस्पर क्रिया करते हैं, अम्ल तथा जो क्षार होते हैं जब ये परस्पर क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, लवण तथा जल का। आई बात समझे, अम्ल तथा क्षार जब परस्पर क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अम्ल और क्षार जब परस्पर जब क्रिया करते हैं तो अपने गुणों को खो देते हैं, एक दूसरे गुणों को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। यानी अम्ल अपने गुणों को खो देता है और क्षार अपने गुणों को खो देता है, यानी एक दूसरे गुणों को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। और लवण और जल का निर्माण होता है तो क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। इसलिए इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो नोट करना, नंबर 4 पॉइंट है, अंतिम पॉइंट है, अम्ल तथा क्षार की रासायनिक गुणधर्मों में। तो गौर देना, अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया से, अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया से, अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया से, अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया से लवण तथा जल, अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया से लवण तथा जल का निर्माण होता है। लवण तथा जल का निर्माण होता है। अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया से लवण तथा जल का निर्माण होता है, यानी लवण और जल का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी एक दूसरे अपने गुणों को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। आई बात समझ, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अम्ल होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, और क्षार जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। अम्ल जो होते हैं ये नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं, और क्षार जो होते हैं ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। यानी मैंने बताया था अम्ल जो होते हैं वो अनीला यानी नीले लिटमस पत्र को लाल, और क्षार की ट्रिक्स क्या बताई, छालानी, कि क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। तो एक दूसरे गुणों को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। और जब एक दूसरे के गुण समाप्त हो जाएंगे तो क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। तो लिखना ये उदासीन हो जाते हैं, गौर देना, ये उदासीन हो जाते हैं, ये उदासीन हो जाते हैं। और जब उदासीन हो जाएंगे, ध्यान देने वाली बात है, ये उदासीन हो जाते हैं, इसलिए इसे उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, इसे उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए इसे उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण। आई बात समझ में, गौर देना, समझना, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु कि ये उदासीन हो जाते हैं, इसलिए इसे उदासीनीकरण कहते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए इसे उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं, की अभिक्रिया कहते हैं। इस चीज़ को नोट करना, उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं,
आई बात समझ में। तो ये मैंने पहले भी आपको एक प्रश्न था उसमें लिखा दिया भाई, उदासीनीकरण की अपक्रिया किसे कहते हैं। तो वही बात हो गई कि अम्ल और क्षार जब परस्पर अपक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण होता है, इसलिए इसे उदासीनीकरण की अपक्रिया कहते हैं। और मैंने साथ ही ये भी बताया था कि उदासीनीकरण अपक्रिया में यानी क्या होती है, अत्यधिक मात्रा में क्या होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। यानी अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। इसलिए देखा होगा आपने, मैंने बताया, इसलिए इस अपक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया मतलब होता है कि जिसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। आई बात समझ में। तो बच्चों ध्यान देना, लिखना आगे, इस अपक्रिया को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। तो इस बात को लिख लेना, ध्यान देना कि इस अपक्रिया को यानी जो ये अपक्रिया है मैं आपको बता रहा हूं, इस अपक्रिया को निम्न प्रकार से, इस अपक्रिया को निम्न प्रकार से क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। यानी इस अपक्रिया को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। और कैसे व्यक्त करते हैं समझना, ध्यान देना, अभिव्यक्त करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये, अभिव्यक्त करते हैं। तो कैसे अभिव्यक्त करते हैं वो चीज़ आप देख लीजिए कि अम्ल प्लस क्षार, यानी अम्ल है और क्या है, क्षार है। और अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल का निर्माण कर देते हैं। लवण प्लस किसका निर्माण कर देते हैं, जल का। तो देख लीजिए, अम्ल प्लस क्षार अब क्रिया के बाद क्या बना रहे हैं, लवण प्लस जल का निर्माण कर रहे हैं। उदाहरण से समझिए, उदाहरण ध्यान देना कि एक अम्ल ले लेते हैं। तो अम्ल ले लिया हमने HCl। HCl कैसा है, प्रबल अम्ल है। कैसा है, प्रबल अम्ल है। और क्षार ले लिया हमने NaOH। ये कैसा है, ये भी प्रबल क्षार है। कैसा क्षार है, प्रबल क्षार। यानी NaOH, KOH, यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों कैसे हैं, प्रबल क्षार हैं। और मैंने बताया था प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं, हसना प्रबल है, हा से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सा से सल्फ्यूरिक अम्ल और ना से नाइट्रिक अम्ल, ये सब कैसे होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। तो HCl प्लस NaOH ये कैसे होते हैं सब, यानी ये सब प्रबल अम्ल हैं। यानी HNO3 है, HCl है, H2SO4 है, ये प्रबल अम्ल होते हैं। और क्षार प्रबल कौन कौन से, NaOH और KOH। तो देखिए HCl प्लस NaOH और अपक्रिया के बाद बनाते हैं NaCl। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। NaCl का मतलब सोडियम क्लोराइड यानी नमक। क्या बना रहे हैं, नमक बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। क्योंकि इसकी pH कितनी होती है, 7। और मैंने बताया जिनकी pH कितनी होती है, 7 होती है, वो कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। तो शुद्ध जल की भी pH कितनी होती है, 7 ही होती है। और प्लस क्या बना देते हैं, H2O। तो ये कौन सी अपक्रिया हो गई, उदासीनीकरण अपक्रिया। ये क्या बना है, लवण बना है, लेकिन कौन सा लवण, सोडियम क्लोराइड। कौन सा बना है, सोडियम क्लोराइड। आई बात समझ में, सोडियम क्लोराइड बनाए। और सोडियम क्लोराइड जो है क्या है, लवण है। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो ये आपका क्या हो गए, अम्ल क्षार के क्या हो गए, रासायनिक क्या हो गए, गुणधर्म हो गए। और एक मैंने सामान्य गुणधर्म बताया था, और सामान्य गुणधर्म बताया था कि अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार होते हैं लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ये आपका प्रश्न कंप्लीट। अगला जो इसमें प्रश्न है मैं आपको बता रहा था, उसको दिन मैंने आपको समझा तो दिया था। जो इसमें रासायनिक गुणधर्म में पहला बिंदु आया था कि अम्ल धातुओं से क्रिया करके, अम्ल जो होते हैं ये धातुओं से क्रिया करके क्या देते हैं, लवण तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं। अब बनने वाली गैस हाइड्रोजन है, इसकी जांच कैसे करेंगे, तो इसको एक क्रियाकलाप के द्वारा समझाइए। आई बात समझ में। 2019 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पूछा भी है, यानी 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ये प्रश्न आया भी था। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, एक क्रियाकलाप द्वारा समझाइए। आई बात समझें। तो पहले प्रश्न नोट कर लो आप, क्या नोट कर लेते हैं, पहले प्रश्न नोट कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसकी व्याख्या करेंगे। तो देखिए प्रश्न नोट कर लो। तो मैंने एक दिन आपको जो रासायनिक गुणधर्म बता रहा था पिछली वीडियो में, उस समय में मैंने इस क्रियाकलाप के बारे में थोड़ा सा आपको समझाया था, लेकिन आज इसको मैं आपको लिखा देता हूं। तो बच्चों ध्यान देना, पहले प्रश्न नोट करते हैं। तो देखिए प्रश्न नोट करो। अम्ल धातुओं से
क्रिया करके अम्ल धातुओं से क्रिया करके अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। एक क्रियाकलाप द्वारा समझाइए, यानी एक क्रियाकलाप के द्वारा समझाना है, यानी एक प्रयोग के द्वारा समझाना है। एक क्रियाकलाप द्वारा समझाइए, एक क्रियाकलाप द्वारा समझाइए, यानी एक प्रयोग के द्वारा समझा देना है। किसके द्वारा समझा देना है? एक प्रयोग के द्वारा समझा देना है। तो समझाइए, तो नोट कर लेना इस प्रश्न को, समझाइए। तो देखिए समझा रहे हैं इसको, तो ये क्रियाकलाप के द्वारा समझाना है कि भाई अम्ल जो हैं, अम्ल धातुओं से क्रिया करके, अम्ल जो होते हैं वो धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। एक प्रयोग के द्वारा हमको ये समझाना है। तो देखिए इसका हम प्रयोग, पहले प्रयोग में आपको बताया था उस दिन कि भाई एक परख नली में, यानी उत्तर लिख के वैसे मैंने आपको इसको समझा दिया है, तो आप इसको लिख लेते हैं कि एक परख नली में, यानी एक परख नली में, उस दिन मैंने बताया था एक परख नली में लगभग 5 ml, यानी एक परख नली में लगभग 5 ml, कितना? 5 ml, एक परख नली में लगभग 5 ml, यानी मिलीलीटर, 5 ml तनु H2SO4। तनु माने क्या होता है? पतला। एक मैंने बताया था सांद्र, सांद्र माने क्या होता है? गाढ़ा। तो देखिए एक परख नली में लगभग 5 ml तनु H2SO4 लेकर, तनु H2SO4 अम्ल लेकर, तनु H2SO4 अम्ल लेकर उसमें, यानी एक परख नली में लगभग 5 ml तनु H2SO4 अम्ल लेकर उसमें दानेदार जस्ते के, दानेदार यानी दाने हो। जैसे उदाहरण के लिए आपने देखा हो चाय के भी क्या आते हैं? दाने आते नहीं आते हैं? चाय जो होती है सूखी चाय होती है जिसका उपयोग चाय बनाने में किया जाता है, तो सूखी चाय में क्या होते हैं? दाने होते हैं। तो ऐसे दानेदार जस्ते के कुछ क्या लेते हैं? टुकड़े लेते हैं। दानेदार जस्ते मतलब जिंक यानी Zn, और जिंक का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 30 होता है। कितना होता है? 30। और इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? Zn होता है। क्या होता है? Zn। तो एक परख नली में लगभग 5 ml तनु H2SO4 अम्ल लेकर उसमें क्या करते हैं? दानेदार जस्ते के, किसके? दानेदार जस्ते के टुकड़े क्या करते हैं? डालते हैं। आई भाषा में दानेदार जस्ते के टुकड़े क्या करते हैं? डालते हैं। यानी एक परख नली ली, उसमें 5 ml क्या ले लिया? तनु H2SO4 अम्ल ले लिया, और उसमें दानेदार जो जस्ते है या जिंक है उसके टुकड़े हमने क्या कर दिए? डाल दिए। और परख नली जो है, परख नली के मुख को एक छिद्रित कॉर्क के द्वारा क्या कर दिया? बंद कर दिया। यानी छिद्रित जो कॉर्क है उसके द्वारा क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो इस चीज को लिख लेना कि एक छिद्रित, ध्यान देना, एक छिद्रित कॉर्क में प्रवाह नली फंसाकर, एक छिद्रित कॉर्क में प्रवाह नली फंसाकर, एक छिद्रित कॉर्क में प्रवाह नली फंसाकर, यानी एक छिद्रित कॉर्क में प्रवाह नली फंसाकर, और प्रवाह नली जब फंसा देते हैं, फंसाकर परख नली के मुख को, जो परख नली है, क्या ली हमने? परख नली ली है। परख नली यानी एक तो हमने क्या ले लिया? परख नली, फंसाकर परख नली, यानी परख नली जो ली है, तो क्या करिए? एक छिद्रित कॉर्क में प्रवाह नली फंसाकर परख नली जो होता है, परख नली के मुख को कॉर्क से क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। यानी कॉर्क मतलब ढक्कन से। तो परख नली के मुख को, परख नली के
मुख को कॉर्क से बंद कर देते हैं, यानी परख नली के मुख को कॉर्क से बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। आई बात समझ? परख नली के मुख को कॉर्क से क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। कॉर्क मतलब एक तरह से ढक्कन होता है भाई। परख नली ले ली और उसमें एक प्रवाह नली क्या कर दी हमने? इस तरह फंसा दी भाई। एक परख नली ले ली इस तरह, और परख नली के अंदर हमने क्या किया? 5 ml तनु H2SO4 ले लिया और दानेदार क्या ले लिया? जिंक के टुकड़े ले लिए। अब उसमें एक प्रवाह नली को क्या कर दिया? छिद्र कॉर्क में फंसा दिया और कॉर्क से उसके ढक्कन को ढक्कन से उसके मुख को क्या कर दिया? बंद कर दिया। इतना कार्य किया हमने। उसके बाद क्या होता है? प्रवाह नली के दूसरे सिरे को, जो प्रवाह नली का जो दूसरा सिरा होता है, दूसरे सिरे को साबुन के विलयन से भरे हुए, साबुन से विलयन से जो भरा हुआ पात्र है उसमें क्या कर देते हैं? डाल देते हैं। क्योंकि अगर साबुन के विलयन में आप जानते हैं हल्की सी मात्रा में भी कोई गैस बनेगी तो वो बुलबुलों के रूप में क्या होती है? ऊपर उड़ती हुई दिखाई देगी। क्योंकि साबुन का जो झाग होता है, साबुन का जो फैन होता है या झाग होता है, उसमें बुलबुले अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं और स्पष्ट भी दिखाई देते हैं। आई बात समझ? इसलिए साबुन का विलयन लिया था। तो ध्यान देना, प्रवाह नली के, नोट करना इस बात को, प्रवाह नली के यानी प्रवाह नली के दूसरे सिरे को, प्रवाह नली के दूसरे सिरे को, प्रवाह नली के दूसरे सिरे को, प्रवाह नली के दूसरे सिरे को साबुन के विलयन में, प्रवाह नली के दूसरे सिरे को साबुन के विलयन में, प्रवाह नली के दूसरे सिरे को साबुन के विलयन में, साबुन के विलयन में डाल देते हैं, साबुन के विलयन में डाल देते हैं। आई बात समझ? बहुत महत्वपूर्ण बिंदु कि प्रवाह नली के दूसरे सिरे को साबुन के विलयन में डाल देते हैं। आई बात समझ? साबुन के विलयन में डाल दिया प्रवाह नली का जो दूसरा सिरा था। इसके बाद क्या? कुछ समय बाद, यानी अम्ल और धातु की परस्पर क्या होती है? क्रिया होती है। क्योंकि आप जानते हैं अम्ल और धातु परस्पर क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। और अम्ल तथा जो अम्ल और धातु जो परस्पर क्रिया करेंगे क्या बनाएंगे? लवण और हाइड्रोजन गैस का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो जो हाइड्रोजन गैस बनी है परख नली के अंदर, वो प्रवाह नली के द्वारा साबुन के विलयन में क्या होगी? पहुंचेगी और वहां पर वो बुलबुलों के रूप में दिखाई देगी। तो किसके रूप में दिखाई देगी? वो बुलबुलों के रूप में हमें क्या होगी? दिखाई देगी। तो वही बात है, यहाँ पर आप नोट करना इस बात को कि प्रवाह नली के दूसरे सिरे को साबुन के विलयन में क्या करते हैं? डाल देते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिख लेना, कुछ समय बाद, यानी कुछ समय बाद अम्ल व धातु की, कुछ समय बाद अम्ल व धातु की क्या होगी? अम्ल व धातु की क्या होगी? परस्पर क्रिया के फलस्वरूप, अम्ल व धातु की परस्पर क्रिया के फलस्वरूप, अम्ल को समय बाद अम्ल व धातु की परस्पर क्रिया के फलस्वरूप बनी गैस, यानी गैस बनेगी। सीधी सी बात है। क्योंकि आप जानते हैं अम्ल और जब धातु, यानी अम्ल और धातु जो है जब परस्पर क्रिया करते हैं, तो परस्पर क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? लवण प्लस गैस बनाएंगे। तो बनी गैस क्या होगी? प्रवाह नली से होते हुए, फलस्वरूप बनी गैस प्रवाह नली से होते हुए साबुन का जो विलयन है, क्या है? साबुन का जो विलयन है प्रवाह नली से होते हुए साबुन के विलयन में प्रवाहित होती है। प्रवाह नली से होते हुए साबुन के विलयन में, कौन से में? साबुन के विलयन में प्रवाह नली से होते हुए साबुन के विलयन में प्रवाहित होती है। प्रवाह नली से होते हुए बनी गैस प्रवाह नली से होते हुए साबुन के विलयन में प्रवाहित होती है। साबुन के विलयन में प्रवाहित होती है।
प्रवाहित होती है। आई बात समझे, साबुन के विलयन प्रवाहित होती है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, प्रवाहित होती है जिससे बुलबुले उठने शुरू होते हैं। क्या होता है जिससे बुलबुले क्यों आप जानते हैं कोई गैस जब साबुन से भरे हुए पात्र में या जल में कोई गैस जब पहुंचती है तो क्या होती है, वो बुलबुलों के रूप में क्या होते हैं, बुलबुले के रूप में ऊपर उठने शुरू होते हैं, बुलबुले उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे बुलबुले उठने शुरू होते हैं, जिससे बुलबुले उठने शुरू होते हैं, जिससे बुलबुले उठने क्या होते हैं, शुरू होते हैं। आई बात में, जब इन बुलबुलों के समीप, ध्यान देना, जिससे बुलबुले उठने शुरू होते हैं जब इन बुलबुलों के समीप, 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 आई बात समझ में, जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है। जब इन बुलबुलों के समीप क्या लाते हैं, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है, जलती हुई मोमबत्ती क्या होती है, लाई जाती है। तो ध्यान देना, जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है। तो जो मोमबत्ती जो होती है वो क्या होती है, चट-चट की ध्वनि या फटफट की ध्वनि के साथ क्या हो जाती है, बुझ जाती है। और आप जानते हैं चट-चट ध्वनि या फटफट की ध्वनि होती है, इस ध्वनि को हम क्या कहते हैं, पॉप ध्वनि के नाम से जानते हैं। और पॉप ध्वनि हमेशा हाइड्रोजन गैस ही क्या करती है, उत्पन्न करती है। क्या करती है, हाइड्रोजन गैस ही उत्पन्न करती है। आई बात समझ में। तो इसको अब ऊपर लिखा रहा हूं, तो देखिए बोर्ड को साफ कर लेता हूं। तो ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग चल रहा है आपका, और प्रयोग में मैं आपको बता रहा हूं इसमें आपको कि भाई अम्ल या कोई क्षार भी हो सकता है। क्या हो सकता है, कोई क्षार, अम्ल व क्षार, अम्ल व क्षार जब किसी धातु के साथ अपक्रिया करते हैं, तो जब धातु के साथ जब अपक्रिया करेंगे, ध्यान देना, धातु के साथ क्या करते हैं, अपक्रिया करते हैं, तो क्या होता है, धातु के साथ जब अपक्रिया करते हैं, समझना मेरी बात को, धातु के साथ क्या करते हैं, अपक्रिया करते हैं, तो क्या बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस, और बनने वाली गैस हाइड्रोजन ही है। इसकी जांच के लिए क्या है, प्रयोग है। तो देखिए प्रयोग मैंने बता दिया, जब इन बुलबुलों के समीप जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है, तो मोमबत्ती क्या होती है, फटफट ध्वनि के साथ मोमबत्ती जलती है। लिखना इस बात को कि फटफट ध्वनि के साथ, फटफट ध्वनि के साथ मोमबत्ती क्या होती है, जलती है। फटफट ध्वनि के साथ मोमबत्ती क्या होती है, जलती है, यानी जलती है। और कुछ समय बाद क्या हो जाती है, बुझ जाती है। यानी फटफट ध्वनि के साथ मोमबत्ती क्या होती है, जलती है, और कुछ समय बाद क्या हो जाती है, बुझ जाती है। आई बात समझे। और कुछ समय बाद क्या हो जाता है, मोमबत्ती जो होती है वो क्या हो जाती है, बुझ जाती है। कुछ समय बाद बुझ जाती है, कुछ समय बाद बुझ जाती है। और आप जानते हैं मोमबत्ती जब बुझ रही है, बुझ जाती है, मैंने बताया था उस दिन जब इसको समझा रहा था, तो अगर ऑक्सीजन गैस होती तो ऑक्सीजन गैस क्या होती है, वस्तुओं जलाने में क्या होती है, सहायक होती है। ध्यान देना, ऑक्सीजन गैस है, प्राणवायु गैस भी है, क्यों, ऑक्सीजन के बिना मानव जो प्रजाति है, जो सजीव जगत है, वो जीवित नहीं रह सकता, संपूर्ण सजीव जगत ऑक्सीजन के बिना। और इसे प्राणवायु गैस भी कह देते हैं। और ये वस्तुओं जलाने में भी क्या होती है, सहायक होती है, बिना इसके वस्तुओं को हम नहीं जला सकते। CO2 होती तो क्या होती, मोमबत्ती जो है अपनी, वो तुरंत क्या हो जाती है, बुझ जाती है। CO2 तो क्या करती है, किसी आग को, यानी एक तरह से कंबल की तरह क्या कर लेती है, ढक लेती है। कंबल जो होता है, कंबल की तरह क्या कर लेती है, ढक लेती है। लेकिन यहाँ पर बनने वाली गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है। क्यों, चट-चट की ध्वनि या फटफट की ध्वनि जो होती है वो कौन सी गैस से आती है, हाइड्रोजन गैस से आती है, जिसको हम पॉप ध्वनि के नाम से भी जानते हैं। कौन सी ध्वनि के नाम जानते हैं, पॉप ध्वनि। तो इससे सिद्ध होता है, अतः हम कह सकते हैं कि अम्ल धातुओं से क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो इस बात को लिख लेना, अतः हम कह सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं
अतः हम कह सकते हैं कि अम्ल धातुओं से क्रिया करके, अतः हम कह सकते हैं कि अम्ल धातुओं से क्रिया करके, अम्ल धातुओं से क्रिया करके क्या बना देते हैं, अम्ल धातुओं से क्रिया करके क्या बना देते हैं, लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस, लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आई बात समझ में? तो एक प्रयोग हो गया कि अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, क्रियाकलाप द्वारा समझाइए। तो क्या क्रियाकलाप हो गया कि एक परख नली में लगभग 5 ml तनु क्या ले लिया, H2SO4 अम्ल ले लिया और उसमें दानेदार जिंक के क्या डाल दिए, टुकड़े डाल दिए और एक छिद्रित कॉर्क में प्रवाह नली फंसाकर परख नली के मुख को कॉर्क से क्या कर दिया, बंद कर दिया। और जब इसको बंद कर देते हैं तो प्रवाह नली के दूसरे सिरे को साबुन के विलयन में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं और कुछ समय बाद अम्ल व धातु की परस्पर क्रिया के फलस्वरूप बनी गैस प्रवाह नली से होते हुए साबुन के विलयन प्रवाहित होती है, जिससे बुलबुले उठने शुरू होते हैं। और जब इन बुलबुलों के समीप जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो फटफट ध्वनि के साथ या चरचरी ध्वनि के साथ मोमबत्ती क्या हो जाती है, बुझ जाती है, जिसको हम पॉप ध्वनि के नाम से जानते हैं। वह सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में बस इसका चित्र बन रहा है, जिस चित्र को मैं अभी बनाऊंगा, लेकिन मैंने इसकी पूरी थ्योरी आपको लिखाई है। तो और कुछ समय बाद मोमबत्ती बुझ जाती है और अतः हम कह सकते हैं कि अम्ल धातुओं से क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्यों हाइड्रोजन गैस क्यों है, क्यों चरचरी ध्वनि, पॉप ध्वनि उत्पन्न कर रही है। अगर ऑक्सीजन होती तो क्या होती, मोमबत्ती तीव्र गति से जलती, और अगर माना CO2 होती तो मोमबत्ती तुरंत क्या हो जाती, बुझ जाती। क्योंकि मोमबत्ती जो CO2 गैस होती है वो तो किसी आग को क्या कर लेती है, कंबल की तरह क्या कर लेती है, ढक लेती है। अग्निशामक के अंदर जो अग्निशामक यंत्र होते हैं, अग्निशामक यंत्रों में CO2 गैस का ही निर्माण होता है। आई बात समझो, CO2 गैस होती है, आपको कंबल की तरह क्या होती है, ढक लेती है। आई बात समझे? अब इसका चित्र है तो चित्र देखिए, चित्र को मैं अभी बना रहा हूं। तो देखिए ये इसका चित्र है, यानी जो अम्ल जो होते हैं धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इसका ये डायग्राम है। तो देखिए ये क्या हो गया, स्टैंड हो गया। एक ये परख नली है, परख नली में क्या लिया है हमने, दानेदार जिंक के क्या लिए हैं, टुकड़े लिए, और तनु H2SO4 क्या लिया है, अम्ल, तनु H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। ये परख नली है, कॉर्क लगा दिया। ये प्रवाह नली है, प्रवाह नली का दूसरा सिरा जो है वो साबुन से भरे हुए किसमें, विलयन का में। तो जब इसके पास क्या होते हैं, जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं, तो मोमबत्ती जो होती है किसके साथ, फटफट की ध्वनि के साथ क्या होती है, यानी हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, दहन होता है। यानी फटफट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, दहन होता है। और मोमबत्ती जो होती है फटफट या चरचर ध्वनि के साथ कुछ समय बाद क्या हो जाती है, बुझ जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि अम्ल धातुओं से क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो प्रश्न बनता है आपका कि अम्ल जो होते हैं धातुओं के, अम्ल जो होते हैं धातुओं या धातु, अम्ल या क्षार, एक ही बात है, अम्ल या क्षार धातुओं से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और ये अम्ल और क्षार का प्रमुख रासायनिक गुणधर्म भी है। आई बात समझ में? तो ये आपके मैंने दो प्रश्न आपको हल कराए। एक प्रश्न आपको समझाया था कि अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म लिखिए, और दूसरा आपको बताया था कि भाई ये क्रियाकलाप के द्वारा समझाइए कि भाई अम्ल जब धातुओं से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये इसका एक क्रियाकलाप है। आगे इसमें है कि अम्ल क्षार के जो उपयोग हैं, यानी दैनिक जीवन में इनका क्या उपयोग है, यानी अम्ल क्षार जो होते हैं दैनिक जीवन में इनका क्या उपयोग है। तो इसके बारे में नेक्स्ट अगली क्लास में आपको समझाएंगे। तो इस चित्र को भी बना लेना, बहुत महत्वपूर्ण चित्र है, और 2019 में ये प्रश्न बोर्ड ने पूछा भी है कि भाई समझाइए या चित्र बनाइए, चित्र द्वारा समझाइए कि अम्ल जो होते हैं धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। क्रियाकलाप के द्वारा समझाइए, कैसे भी प्रश्न आ सकता है, तो इसको नोट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स। ओके।